सो टाइमिंग क्या रहेगी टेस्ट? देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से काफी कॉन्सेप्ट्स अपन वेक्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया था वहां पर, पोजीशन वेक्टर के बारे में बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बता दिया था, ठीक है। जब अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी बातें अपन वहां कर चुके हैं, बट यहाँ पर वापस से एक और बार रिवाइज करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये दो टर्म्स जो हैं वो काफी यूज में आएंगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कवर, ये दो चीजें हैं, ठीक है, जिसको आपको आपस में डील करना होता है। पहली चीज होती है डिस्टेंस। पहले इसके बारे में इन एंड आउट समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो ये दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। आप ए से बी की तरफ जाते हैं, ए से बी की तरफ जाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ए और बी को जोड़ सकता है वो इस तरीके से है। कोई चाहे तो ऐसे यूं ट्रायंगुलर फॉर्म में जा सकता है कि भाई पहले यूं चला गया फिर ऐसे चला गया, कोई चाहे तो कर्व्ड पाथ करके भी जा सकता है कि भाई ए से भी इस तरीके से गए, कोई इस तरीके से भी जा सकता है, किसी भी रैंडम जिगजैग वे में जाके और बी तक पहुंच सकता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी वेज, बहुत अलग अलग तरीके हैं कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले जाएं, ठीक है। ये सारे जो तरीके हैं और इसमें जो आपने पाथ की लेंथ ट्रेवल की है, इन सबको डिस्टेंसेस कहा जाएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम चले 3 मीटर और यहाँ चले लेटर से 7 मीटर्स, तो हम कहेंगे ए से बी तक की जो इस पाथ के अलोंग डिस्टेंस है वो 10 मीटर की है, ठीक है। लेटर से ये डिस्टेंस एक्चुअली 6 मीटर की थी, ए से बी वाली डायरेक्ट वाली। हो सकता है ये वाली डिस्टेंस कुछ और हो, मान लो ये लेटर से 13 सेंटीमीटर हो जाए, और ये जिगजैग पाथ आपने ट्रेवल किया लेटर से ये 22 सेंटीमीटर हो जाए। तो कहने का मतलब कि देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, आप एक्चुअल पाथ को मेजर कर रहे हैं कि कितना कदम चले हैं हम, है ना, कितना कदम चले हैं, जिस भी डायरेक्शन में चले हैं हमें उन कदमों को ऐड करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पर हम 3 मीटर, आप कह देते हैं 3 कदम यहाँ चले, फिर 7 कदम इधर चल के बी पॉइंट तक पहुंच गए, तो टोटल कदम जो हमने चले हैं ना वो 10 हो गए। कितने हो गए? 10। तो हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर्स। तो सिमिलरली हर पाथ के लिए जितने अलग अलग पाथ होंगे उतने अलग अलग डिस्टेंसेस की वैल्यूज हो सकती हैं। सिंपल सी बात है, जब आप ऐड कर रहे हैं डिस्टेंस को तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्ट आपने कितने कदम चले हैं, आपने किस डायरेक्शन में चले हैं उससे मतलब नहीं है, हमने बस कदम चल लिए हैं तो उन कदमों को हमने नोट कर दिया। आंखों पे पट्टी बांध दें और आपको 20 कदम चलवा दें, आप तो कहेंगे भाई मैं तो 20 कदम चला हूं, मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 20 है, ठीक है ना। आप किस डायरेक्शन में गया हूं, क्या वहीं पर उसी पॉइंट पे वापस आ गया हूं जहां से शुरू किया था, दैट डजंट मैटर। मेन बात है आपके पैदल, आपने पैरों से कदम चले हैं, वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। इट कैन नॉट बी स्केलर, ये स्केलर नहीं हो सकता, सॉरी मतलब इट इज स्केलर, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब है कि डायरेक्ट एल्जेब्रिक एडिशन हो जाता है ना, जैसे 3 + 7 करके मैंने 10 बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर हम चले हैं। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है कभी भी। डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो तो कदम चलने की बात है ना। अगर आप एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, आप चले ही नहीं, तो जीरो हो सकता है, आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हो सकता है, बट नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, है ना। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट कैन नॉट बी नेगेटिव मीन्स व्हाट, ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी, जिसका मतलब ये है कि इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी कि नेगेटिव कदम कैसे चल लेगा कोई, है ना। तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, इट कैन हैव मेनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड, ये तो मैंने बता ही दिया। अलग अलग पाथ से जाएंगे तो डिस्टेंस की वैल्यूज अलग अलग हो जाएगी। दो ही पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बहुत अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 10 मीटर, 6 मीटर, 13 मीटर, 22 मीटर, इस तरीके से कोई भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है वो समझना है कि डिस्टेंस जो कभी बॉडी ट्रेवल करती है तो समय के साथ घट नहीं सकता, यार डिस्टेंस घट नहीं सकता है। घट नहीं सकता है मतलब मान लो कि तुम 4 कदम चल लिए, 4 मीटर चल लिए और तुम रुक गए, ठीक है, इसके बाद तुम चले ही नहीं, तो हम कह देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 4 मीटर्स। लेटस से यहाँ ए से बी तक गए और आप वापस पीछे मुड़ के ए तक चले आए, वापस ए पॉइंट पे चले आए, 4 मीटर और चल लिए,
तो बताओ मुझे क्या डिस्टेंस समय के साथ, क्या मैं क्या कहूंगा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 0 कहूंगा या 8 मीटर कहूंगा? पैदल कदम में 8 मीटर। कितना चला, 8 मीटर चल गया ना, तो मैं कहूंगा 8 मीटर चल लिया हूँ। 0 नहीं हुआ है, 0 तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो मैं अब आगे बताऊंगा। ठीक है, टोटल कदम कितना चले हम, 8 मीटर चल लिए। समय के साथ डिस्टेंस घटा नहीं, वो तो बढ़ेगा ही। अगर बढ़ेगा नहीं तो मतलब क्या हो सकता है, हद में हद कुछ भी ना हो, कांस्टेंट रह जाए कि भाई एक बंदा 10 कदम आगे चल के और खड़ा हो गया, उसके बाद वो चल ही नहीं रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल 10 हो गया। समय के साथ वो 10 बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, उसने 10 कदम चले और वो खड़ा ही रहा, तो ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट इंक्रीजिंग। लेकिन डिक्रीज तो नहीं हो सकता है ना। अब वो 10 कदम जो चला है वो हम अंडू नहीं कर सकते हैं, चल तो लिया ही, आपके कदम चल गए हैं, आपके पैरों ने आपका हेल्प किया है, तो आपको घटेगा नहीं समय के साथ। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है कैन नेवर डिक्रीज, समय के साथ घटेगा नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं हम दूसरे टर्म पे जो इससे सिमिलर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को बाय अ स्ट्रेट लाइन, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है, उससे जोड़ दीजिए। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको ऑब्टेन हुआ है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता। जैसे यहाँ पर ऊपर वाले केस में 6 मीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, और इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट इज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर है, मतलब अब यहाँ पर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मैं लिखना तो मैं सिखा ही चुका हूँ कि आपका कुछ पोजीशन वेक्टर होता है, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे भी कुछ पोजीशन वेक्टर होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस हो जाता है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप यहाँ से देखो, वही वाला एग्जांपल लूंगा, सपोज आप 8 मीटर ऐसे चल लिए और 6 मीटर इस तरीके से चल लिए, तो एक्चुअल पाथ तो आपने कितना चला है, एक्चुअल पाथ आपने कितना चल लिया है, 14 मीटर चल लिया है, तो 14 मीटर आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो शॉर्टेस्ट दूरी है, ये वाली जो शॉर्टेस्ट दूरी है, वो कितनी हुई बच्चों, 10 दैट मीटर। इज 10 मीटर्स, है ना, ये शॉर्टेस्ट दूरी है। और इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, आपने कैसे निकाला, डायरेक्ट थोड़ी ऐड किया, वेक्टर से ऐड किया ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही निकाल लिया था, तो ये तो साफ बात है, वेक्टर वेक्टर ही है ये डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों वैल्यूज हो सकती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, और यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा बताओ, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, x इक्वल्स टू जीरो है, ये पॉइंट, ये क्या है पॉइंट, x इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से आप कुछ आगे चलना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, और आप 5 मीटर आगे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, 5 मीटर आगे जाने के बाद बोर हो जाते हैं और वापस 5 मीटर पीछे चले जाते हैं। तो बताओ, जिस पॉइंट पे पहले थे, जो आपका इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। भाई जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो उनके बीच में कुछ दूरी बची ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो गया, जहां थे वहीं पे वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। मैं तो कहता हूं अगर 5 मीटर और पीछे चले गए तो आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पीछे चले गए, x इक्वल्स टू -5 पे चले गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, -5 हो गया। माइनस। नेगेटिव में चले गए आप, है ना, यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है, मैं बात वही कह रहा हूँ, यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन ऑल्सो बी जीरो। मान लो कोई एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, कोई बता सकता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2 पाई r, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है ना, एक पूरा जो चक्रा है वो कंप्लीट कर लिया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स व्हाट, जीरो। जहां पर थे वहीं पे वापस आ गए, जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम विथ टाइम। मतलब बात वही है कि x इक्वल, सपोज इस पॉइंट से चालू किया, यहाँ पर जाकर रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका यही है, उसका डिस्प्लेसमेंट यही है।
अच्छा, डिस्टेंस कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, बता दिया मैंने। देखो समय के साथ बढ़ भी सकता है, अगर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाता चला जा रहा है तो समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, अगर लौट के वापस आ रहा है तो समय के साथ डिस्प्लेसमेंट घटता चला जाएगा। भाई सपोज किसी टाइम पे ये यहाँ आ गया, यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, तो घटते घटते यहाँ तक आ गया ना, तो समय के साथ जो है डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो डिक्रीज। ओके, बट इन जनरल आपको याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम हो सकती है या एट मैक्स उसके बराबर हो जाए। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, या फिर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा वैल्यू ही रखेगा। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाला केस देख लीजिए जो मैंने बताया था, ये वाला केस, ए और बी पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी 6 मीटर की है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं कहता हूँ पार्टिकल यहीं से यहीं तक जा रहा है, ए से बी तक ही जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 6 है और उसका डिस्टेंस भी 6 है, दोनों बराबर है। लेकिन इन जनरल अगर किसी दूसरे पाथ से चला गया तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम वो डिस्टेंस के बराबर ही हो सकता है। इतना समझ आ गया? सर यस। डिस्प्लेसमेंट का फोर्थ पॉइंट समझा दीजिए। हाँ, द डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये मैंने बोला ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज अ यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू का मतलब है एक ही वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी तो एक ही हो सकती है ना। जैसे ये ए पॉइंट था और लेटर से ये बी पॉइंट था, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी है दैट इज द सिंपली अ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन कर दो, ये इनके बीच की सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी दूरी ही डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा अगर और किसी पाथ पे वो गया तो वो छोटी दूरी नहीं होगी, इससे छोटी दूरी हो ही नहीं सकती है भाई। डिस्टेंस की वैल्यू इससे कम, मतलब या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इससे कम क्या हो सकती है, इससे कम कुछ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा किसी भी पाथ से जाओगे ना बच्चों, तो वो इससे तो ज्यादा ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ये कहने का मतलब है। जब डिस्टेंस से कंपेयर किया ना, तब हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिक वैल्यू है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है पाथ फॉलोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लिए या रुकूं मैं 5 मिनट? लिख लिए हैं सर। लिखिए। हाँ लकी बोलिए। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट इसमें निकाला हमने 8 और 6 में, अगर हम इसे आगे एक और पॉइंट पे ले जाएं, मान लीजिए 4 मीटर और ले जाएं आगे, सर तो और उसे लेके कैसे जाए, हम कैलकुलेट करेंगे? कहाँ पर मतलब लेकर जाए? ये इस डायरेक्शन में। मतलब इधर लेके आए, कितना ले आए, हाँ चार सर। मीटर 4 मीटर जी ले सर। आए। हाँ तो बस ठीक है। सर ये तो हाँ वेस्ट हो तो गया ना सर, हाँ, ये तो वेस्ट हो गया ना। मतलब और आगे जाना है तुम्हें, यूं कह रहे हो, मतलब जी पीछे कहाँ सर ना, जी। कहाँ इधर और आगे यूं जाना है? उस तरफ, जी सर अच्छा जी अच्छा, सर। ठीक है ठीक है, हाँ तो कर सकते हैं ना। जैसे सपोज आपने कह दिया 8 मीटर ऐसे था, 6 मीटर ऊपर चला गया, और यहाँ से कितना हो गया, 4। चलो 4 मीटर इधर चला गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा, इन दोनों पॉइंट्स को यूं जोड़ के आएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को अब जोड़ के आएगा। अब क्या करोगे, ये वैल्यू तुम्हें निकालनी है ना, तो ये दूरी पता होनी चाहिए। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल भी थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, ये दूरी को मैं मान लेता हूँ x, तो ये बाकी की बची हुई कितनी हो गई, 6 माइनस 6 एक्स। मैंने। ठीक है ना। अब दोनों ट्रायंगल्स में क्या करो, टेन थीटा इक्वेट कर दो। जैसे सर थीटा तो दोनों, हाँ बोलो। सर पाइथागोरस ही लगा देते हैं ना, सिंपली 4 को नीचे ऐड कर देते हैं, 12 और 6 बन जाएगा। हाँ मतलब यूं कह रहे हो ना, ये वाला। हाँ ये सर। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको ये भी निकालना हो तो, मतलब एक और तरीका मैंने बता दिया, जैसे आप ये भी कर सकते हो ना, 4 मीटर इधर ले गए और 6 मीटर इधर ले गए, ये भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 12 और 6, 12 और 6 का रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक। इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू इक्वेट करो। ऐसा एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये चीज तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा काइनेमेटिक्स के मॉड्यूल में एक सवाल है जहाँ पर सर ऐसा कुछ डीपी पे करना है। जी, जो आपने भेजा था ना सर, उसमें भी है। उसमें भी है ना। ओके ओके जी ओके। सर। तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 4/x कर दो, और इसमें भी टेन थीटा की वैल्यू क्या कर दोगे, 8/6 माइनस एक्स।
tan थीटा की वैल्यूज को इक्वेट कर देना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो ये भी आता है कि पाथ में किस जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये और डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पर। हाँ, और सर हमें अगर एंगल 90 ना दिया हो, अगर और कोई एंगल में दिया हो जैसे 37 या 53 वगैरह जो, तो बच्चों फिर उसमें वेक्टर का तरीके से करना पड़ेगा, फिर वेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरा रिजॉल्व करो और सब ऐड करो, रिजॉल्व रिजॉल्व करना करना, पड़ेगा ना सर? बिल्कुल रिजॉल्व करना ठीक है पड़ेगा। सर, ठीक। ठीक है, मतलब सबने नोट कर लिया कि रुकूं मैं? पॉइंट्स नोट हो गए? यस सर। यस सर। ओके। अब जैसे ये बच्चा कह रहा था ना कि मतलब अगर इस टाइप का कुछ आ जाए सवाल, तो जैसे सपोज मैं कह देता हूँ कि कुछ पार्टिकल जो है पहले इस तरीके से चल लिया, ठीक है ना, लेट अस से दिस इज 10 मीटर का डिस्टेंस, 10 मीटर का डिस्टेंस है एट 37 डिग्रीज, और फिर वो कुछ ऐसे चल लिया, मान लीजिए अब वो कुछ ऐसे चल गया अगेन, ये जो चला है ये 10 मीटर चला है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्रीज, इस तरीके से 53 डिग्री के एंगल पे चला है। चलो अब डिस्प्लेसमेंट बता दो ओ से लेके बी पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट ए, ठीक है। डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। बताओ डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो साफ पता चल रहा है तुम्हें, जो एक्चुअल पाथ है वो पूरा कवर करो भाई, 10 और 10 कितना होता है? 20। तो 20 मीटर का तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है कि O से B तक आप डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए, O से B तक डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बताओ कैसे करें? अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिजॉल्व का सहारा लेना पड़ेगा, रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिजॉल्व कैसे करोगे? देखो ये 10 मीटर है ना, इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, बताओ क्या कौन कौन से? 10 मीटर के कैसे टुकड़े करोगे? ये देखो, ये अगर 10 मीटर है, ये 37 डिग्री है, मैं सिखा चुका हूं तुम्हें, रेजोल्यूशन सिखा चुका हूँ। ये दूरी कितनी हो जाएगी और ये दूरी, इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो ना? बताओ यहाँ यस क्या आ सर। जाएगा? 10 cos 37, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वहां पर cos कंपोनेंट आता है, ऊपर क्या आ जाएगा? 10 sin 37, 10 cos 37, 10 इंटू 4/5 कितना होता है? 8। 10 sin 37, sin 37 इज 3/5, ये कितना होता है? 6। तो इधर तो हमें ले जाना पड़ा 8, और ऊपर में कितना ले जाना पड़ा? 6। चलो अब इस 10 मीटर को रिजॉल्व कर दो, अब इस वाले 10 मीटर को रिजॉल्व कर दो, बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 10 sin 53 डिग्रीज। बताओ कितना हो जाएगा? 10 cos 53 मतलब कितना? 6 मीटर। ये हो जाएगा 6 मीटर, और ये हो जाएगा 10 इंटू 4/5, 8 मीटर। तो इसका हाँ मतलब है कि अब आप हॉरिजॉन्टल में और कितना चले हैं? 6, जो कि ये वैल्यू थी, और वर्टिकल में ऊपर और कितना चल गए? 8। तो क्या ओ से बी तक जाने में, अब एक बात तुम्हें समझ में आ गई कि इधर चलना पड़ा है 14 मीटर, 8 + 6, और इधर भी चलना पड़ा है कितना? 8 + 6 14 मीटर। तो इनका जो रिजल्टेंट है ओ से बी तक डायरेक्ट इस तरीके से आया ना? यस और नो बोलो। ओ से लेके बी तक आप जब डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया ना पाइथागोरस थ्योरम की तरह, यहाँ से यहाँ तक। तो नीचे वाला बेस जो हो गया वो कितना है? 14 मीटर का, और ये हाइपोटेनस भी कितना है? हाइपोटेनस कितना है? ये भी 14 मीटर्स का है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दो वेक्टर्स इक्वल हैं और कितने पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से? 90 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट कितना होगा जानते हो 7 तुम? रूट 2। 14√2। अच्छा 14 रूट 2। 14√2 मीटर है ना, 14√2 हो जाएगा। कितने एंगल पे होगा बच्चों, बता सकता है कोई? ये एंगल कितना होगा? ये भी 45 14 डिग्री। है, ये भी 14 है, वेरी गुड। ये हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट है कितने का? 14√2 मीटर्स का, ठीक है ना। दिस इज ऑफ 14√2। नोट कर लो ये सर। एग्जांपल। हाँ सर ये हमें से आई कैप जे कैप में लिखें अगर, बिल्कुल, और आई उसके कैप जे बाद कैप में लिख लो, कोई बात नहीं। तो आप दोनों डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स को। कैसे लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखोगे, अच्छा सर, 14 ठीक आई है, कैप प्लस 14 जे कैप, ऐसे लिखो। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखिए, बहुत बढ़िया। ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और सर लेकिन वो नहीं हो सकता कि हम सोचें कि जो बी का हमने रिजॉल्व करा है उसे माइनस कर देंगे ए में से, तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए में से क्यों माइनस करना है?
हाँ सर, वही मैं कह रहा था ना, हाँ। मैंने सोचा कि ऐसे करेंगे, नहीं लेकिन नहीं पोजीशन वेक्टर नहीं मिलेगा हमें। नहीं नहीं, हमें पूरा देखना है ओ से लेके बी तक जाने पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जिसमें लैंग्वेज थोड़ी ऐसी हो कि वो इधर चला, इधर इतना चला, इधर उतना चला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको करने का सिंपल सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, वेक्टर से कर लो, काम ही खत्म हो जाता है। मतलब वेक्टर्स को तो अब अपने खून में ले आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स अब, है ना। देखो 50 मीटर साउथ चला तो मैं कह देता हूँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। साउथ में चलने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बोलो। साउथ में जाने का मतलब 50 माइनस के जे कैप में, 50 कहाँ चला है, माइनस के जे कैप में। फिर और कितना चल लिया, 40 मीटर वेस्ट चल लिया। 40 मीटर वेस्ट चलने का मतलब 40 कहाँ चला है, माइनस के आई कैप में। और 20 मीटर नॉर्थ चला है, मतलब 20 मीटर कहाँ चला है, प्लस के जे कैप में। क्या इसमें किसी को दिक्कत है आई कैप जे कैप के हिसाब से, जल्दी बोलो। नहीं। माइनस जे नो कैप सर। मतलब साउथ, प्लस जे कैप मतलब नॉर्थ, और माइनस का आई कैप मतलब वेस्ट। प्लस का आई कैप होता तो वो ईस्ट हो जाता। तो ये बन जाएगा माइनस का 40 आई कैप, और क्या बनेगा, माइनस का 30 जे कैप। ये हो गया ना तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 30 और 40 का रिजल्टेंट, 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। कितना हो जाएगा, 50 मीटर। क्लियर इनफ, 50 मीटर इसका आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना हुआ वो तो डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा भाई, 50 प्लस 40 90 और 20 110 मीटर हम चले हैं, तो वो तो पूरा का पूरा ही ऐड होता है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ लोकेशन मार्क करना चाहूँ तो मैं कहाँ मार्क करूंगा। देखो फाइनली ये है किस पोजीशन पे, हमें ये देखना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस का 40 आई कैप, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में 40 और नेगेटिव वाई एक्सिस में 30। देखो देख रहे हो ना, माइनस का 30 जे कैप। तो एक्चुअली इसकी पोजीशन है क्या, ये वाली पोजीशन है। इस कोऑर्डिनेट पे, कौन से कोऑर्डिनेट पे, -40 -30 कोऑर्डिनेट्स पे है ये, मतलब यहाँ कहीं पर है उसका डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ कहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, माइनस का 40 में और माइनस का 30 में, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ ना, दोनों ही नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। ठीक है, यस कोई सर। पूछ ले, एंगल पूछ ले तो कोई कि भाई ये एंगल बताओ कितने एंगल पे है वो, वेस्ट से नीचे की तरफ कितने एंगल पे, टेन थीटा निकाल के बताओ। ये थीटा अगर हो गया तो टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, टेन थीटा बराबर लिखोगे ये डिस्टेंस अपॉन नीचे वाली डिस्टेंस। ये 30 है और ये वाली 40 है, तो 30 अपॉन 40 कितना हो गया, थीटा हो जाएगा 37 डिग्रीज। ये 37 डिग्रीज पे है। गॉट इट। यस सर। यस सर। ओके, सबने लिख लिया। यस सर। ओके चलो ये करो, ये क्वेश्चन करो। A car starts from P and follows the path as shown in the figure. Finally, the car stops at R. Find the distance traveled and displacement of the car if A, B and R की वैल्यूज दे रखी है। A, B और R की वैल्यूज दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना था। P से स्टार्ट करके हम R तक जाते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले तो डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है, A प्लस ये दूरी डायरेक्ट ऐड करनी पड़ेगी 2R, शॉर्टेस्ट दूरी यही तो है, प्लस B प्लस 4R, है ना। तो A प्लस B प्लस 6R हो जाएगा। A और B कितने दे रखे हैं, 7 और 8 प्लस 6 इंटू R की वैल्यू हो गई 11/π। तो ये कितना हो गया, 8 दिस इज 15 प्लस 6 इंटू 11/22/7, 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा 15 प्लस 21 36 मीटर आया क्या, 36 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस सर। ये उल्टा लिखा है रुद्र। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो पूरा पूरा पाथ होता है जो एक्चुअली ट्रेवल किया है। ये समझ में आया यहाँ पे मैंने 2R और 4R क्यों लिए हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट
डायमीटर हो जाएगा इसके अलॉन्ग। जब जो सबसे छोटा पाथ यूज कर सकते हो वही यूज करना है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितना होगा। ए तो पूरा यूज करना पड़ेगा, फिर सेमी सर्कुलर पोर्शन आ गया, पी से क्यू तक वाला जो है सेमी सर्कुलर पोर्शन, तो उसका पेरीमीटर कितना होता है बोलो भाई। व्हाट इज द पेरीमीटर? पाई आर। पाई आर, वही पाई आर होता है ना। तो इसका रेडियस आर है ना, तो लिखूंगा पाई आर प्लस बी प्लस ये कितना होगा भाई इसका पेरीमीटर। अब इसका जो पेरीमीटर है वो पाई इंटू रेडियस, इसका रेडियस है कितना, इसका रेडियस एक्चुअल में 2r है, तो 2r लिखना पड़ेगा, है ना, पाई आर। ठीक है चलो अब देख लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी मतलब 7 प्लस 8 प्लस 3 पाई आर, 3 पाई आर। तो 15 प्लस 3 पाई इंटू रेडियस कितना है 11 बाय पाई, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 33 कितना हो गया 48। इसका आंसर 48 आया किसी का? यस सर। गुड गुड। तो ये 81 क्यों लिख रहे थे? 81 गलत है बच्चों। द करेक्ट आंसर इज 48 मीटर्स और 36। वो फॉर्मूला से गलत ले लिया था गलती से। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसी गलतियां मत करो भाई, ऐसी गलतियों से तो बचो, ठीक है ना। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस टाइप के छोटे मोटे सवाल कभी आ जाए तो आ जाए, लेकिन इतने सवाल सिंपल आते हैं नहीं। अब देखो एक और छोटा सा बता देता हूँ, ये भी बहुत बार एक दो बार पूछा गया है। बुलजाई वाले मेडिकल वाले बिल्कुल सुन लो अच्छे से। A hall has the dimension 10 cross 10 cross 10. A fly starting at one corner ends up at the farthest end corner में. The magnitude of displacement is, मतलब एक कमरा है 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 का, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। एक कॉर्नर से मक्खी शुरू करती है और सबसे दूर कॉर्नर पे जाके बैठ जाती है। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका। देखो जैसे कॉर्नर, एक कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट करती है और फारदेस्ट कॉर्नर, इसके लिए सबसे दूर वाला कॉर्नर कौन सा होगा, ये वाला जो डायगोनल के अक्रॉस होगा, जो कमरे का डायगोनल होगा ना, जो दो अपोजिट एंड्स को ज्वाइन कर रहा हो, वो होगा सबसे लंबा डायगोनल, जो सबसे बड़ी लेंथ। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर बोलो। यहाँ से आता है 10√3, सिंपल है, 10√3 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। यहाँ पे भी 10 चले, सॉरी पहले x एक्सिस में 10 चले, फिर y एक्सिस में 10 चले, फिर z एक्सिस में 10 चले, 10√3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन से हो सकता था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट लिखिएगा स्पीड, नेक्स्ट लिख लो स्पीड, राइट डाउन स्पीड। बताओ स्पीड कौन कौन सी होती है। देखो स्पीड कैसे निकाली जाती है, दो टाइप की स्पीड डिफाइन कर चुका हूं पहले भी। दो टाइप की स्पीड्स होती हैं, कैसी कैसी बोलो। एक तो लंबे इंटरवल के लिए, लंबे इंटरवल के लिए कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो हम कैसी बात करेंगे वहां पर, किस टाइप की स्पीड होती है, एवरेज या क्या, एवरेज स्पीड, हाँ एवरेज, एवरेज है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा बोलिए, एवरेज स्पीड। पहले मैं लिखूंगा एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड बोलिए। वी एवरेज कैसे निकाला जाता है, वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल दूरी कितनी चली और अपॉन में टाइम कितना लगा। तो दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये अपन कैसे लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं एवरेज स्पीड। तो इसे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं अपन, डेल्टा। यूनिट क्या होगा बोलो, कर चुके हैं अपन ये यूनिट डायमेंशन वेक्टर्स में बता चुका हूं, वेरी गुड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट। और कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में, सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस, नहीं एम क्यों बोल रहे हो, एम मत बोलो, एम नहीं इसमें, एल टी माइनस। यही गलती हो जाती है, मीटर को एम लिख देते हैं फिर जल्दबाजी में, ठीक है ना। नेक्स्ट
इंस्टेंटेनियस स्पीड भी जानते हो? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? dx/dt। इंस्टेंटेनियस सर बहुत ही स्पीड कम। क्या होती है? किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, देखो एवरेज जब हम डिफाइन करते हैं तो एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा था, कोई पार्टिकल किसी भी रैंडम पाथ पे इस तरीके से चल रहा था, तो मैं कहूंगा कि अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया तो लंबे ड्यूरेशन में उसने कुछ दूरी ट्रेवल कर ली। लेट अस से आई एम प्लॉटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लेट अस से वो यहाँ पर था, यहाँ तक चला गया, है ना। वो पहले x1 दूरी पे था, x2 पे चला गया, टाइम t1 से t2 तक जाते जाते, है ना। तो लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेल्टा t में उसने कुछ दूरी चल ली डेल्टा x, तो यही डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हमें क्या देता है? एवरेज स्पीड। अपन एवरेज की यहाँ बात करेंगे। और इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? वी आर टॉकिंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल at a particular instant of time. किसी एक टाइम इंस्टेंट पे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस डेल्टा टी को इतना छोटा करते चले जा रहे हैं, जैसा मैंने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, हम डेल्टा टी को इतना छोटा कर दे रहे हैं कि हम बहुत ही छोटे टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। वहां पर तो एक लंबे इंटरवल की बात की हमने, है ना। वहां पर हमने किसकी बात की थी? एक लंबे इंटरवल की। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, कि बताओ इस पॉइंट पे रफ्तार क्या थी भाई। तो इस पॉइंट पे रफ्तार पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था? बताया ना सबको, यहाँ पर क्या ड्रॉ करते थे अपन? टेंजेंट। टेंजेंट। तो इस पॉइंट पी पे अगर आपको स्पीड निकालने के लिए पूछा जाए तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। वही चीज क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। तो बताओ मुझे, अपन कैसे निकालते थे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस? वी इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते थे? लिमिटिंग केस ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, कि ये बहुत छोटा हो जाए तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता था? डिफरेंशिएशन में। ये ds/dt हो जाता है ना। ds/dt आपको क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस। कोई दिक्कत है? और ये किसके बराबर होता है? tan थीटा। स्लोप यही तो होता है डिफरेंशिएशन। क्या ये सबको याद है? यस सर। यस कोई भूला तो नहीं है? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करके, ये सारी चीजें कैलकुलस में बता चुका हूँ, है ना। डिफरेंशिएशन जब अपन ने पढ़ा था, तो v इंस्टेंटेनियस ds/dt हो गया, जो कि tan थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। किसी एक इंस्टेंट पे आपसे पूछ लिया जाए कि चल भाई अब बता कि इस पॉइंट पे रफ्तार क्या है, ठीक है, ये चीज होती है। एक बार नोट कर लो एवरेज का फॉर्मूला और इंस्टेंटेनियस वाले का फॉर्मूला, फटाफट करो। बिल्कुल ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं अपन, और कर चुके हैं अपन, बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएंगे। अभी एरो हेड नहीं लगा हुआ है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस भी स्केलर ही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर, ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर है। डायरेक्शन एसोसिएटेड है। आपको बताना पड़ता है कि भाई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी सेंस में, ये आपको डिफाइन करना पड़ता है ना। किस डायरेक्शन में, किस सेंस में है, ये डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन इसे भी दो तरीकों से पढ़ा जाएगा। एक होता है एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है? एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, बोलिए एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पर डिस्टेंस की जगह बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा, LT-1, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक लंबे इंटरवल की बात होती है, हमेशा याद रहे जब अपन लंबे इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज डिफाइन करेंगे, है ना। लेट अस से यहाँ से हम यहाँ तक चले गए तो हम
हमारा डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 तक चला गया, ठीक है ना। तो अपन एवरेज स्पीड इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि x2 डिस्प्लेस वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन टोटल टाइम टेकन। याद है, ये तो वही हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, कैसे लिखते थे? अगर वहां पर तुम्हें याद हो तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी लिखते थे ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेल्टा आर क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आया वही डेल्टा आर है, जिसे हम क्या लिखते थे? R2 माइनस R1। पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप समझ रहे हो ना, R1 पोजीशन वेक्टर पे थे, आप R2 पे चले गए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो दिस इज आल्सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो बच्चों ये बात, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? दोनों चीज में कोई डिफरेंस भी है कि नहीं है, कि बस वेरिएबल्स का डिफरेंस है? बोलो, कोई बता सकता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वाला फॉर्मूला और एक है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी वाला फॉर्मूला, कौन सा सही है? क्या दोनों सही हैं, या कोई एक गड़बड़ है, या डेल्टा एक्स को ही डेल्टा आर भी लिखा जा सकता है, या दोनों अलग बातें हैं? क्या है? कोई कुछ रोशनी डाल सकता है इस बात पे? तो पहले वाले सही, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी में तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया है और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ऊपर वाले में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिया है। नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो भी तो भाई x2 कोऑर्डिनेट है, x1 भी कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट्स में अगर डिफरेंस आया तो ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट है। बात देखो, दोनों सेम है, बस बात ये है कि ये वन डायमेंशनल है, इसमें केवल x बदल रहा है। समझ रहे हो? ये x में, x के कोऑर्डिनेट में चेंज आया है, तो ये वन डायमेंशनल लिखी है मैंने। और ये जो है ये थ्री डायमेंशनल हो गई, क्योंकि r में क्या आता है बच्चों, तुम्हें याद होगा, कुछ x कोऑर्डिनेट। डेल्टा आर में क्या होगा? x कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा और z कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा, हाँ या ना? देखो R2 माइनस R1 करोगे तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो r जब लिखते हैं ना तो वो तीनों x y z को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको याद होगा r वेक्टर कैसे लिखा जाता है? x i कैप, y j कैप और z k कैप। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? जब अपन r लिखते हैं तो मैं कह रहा हूँ तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ सकता है, हो सकता है उसमें से एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा हो, बट r कहने का इन जनरल मतलब है, मैं 3D की बात कर रहा हूँ, i कैप, j कैप, k कैप, तीनों में कुछ कुछ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है। और व्हाट अबाउट डेल्टा x बाय डेल्टा t? इसका मतलब है बस x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दैट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। उस केस में केवल हम वन डायमेंशन की बात कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? बिल्कुल, अगर क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूँ। दोनों में डिफरेंस ठीक है ना? डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? वहां पर अपन केवल एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, वन डायमेंशन मोशन की, और जब डेल्टा आर लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है मैं तीनों डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कौन सा वाला स्पीड? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। कोई चाहे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है? किसी इंस्टेंट पे चेंज की बात हो रही है भाई, किसी एक इंस्टेंट पे बात हो रही है। तो लेटर से कुछ ग्राफ इस तरीके का था, तो इस पॉइंट पे अगर बात होगी तो क्या करना पड़ेगा? वही वाली बात है, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये एंगल देखना पड़ेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये टाइम है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसे हम डिफाइन करेंगे dx अपॉन dt से। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। पी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। पी पॉइंट पे क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या स्पीड कभी नेगेटिव में जा सकती है? नो सर। स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, स्पीड कैन No, नेवर sir. बी नेगेटिव। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
हो गया? यस सर। एक बार ऊपर से सब लिख लो, ये जिसने नहीं लिखा है वेलोसिटी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई। मुझे बताओ क्या समय के साथ एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा होगा? ऐसे ही होगा ना? समय के साथ क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट विल आल्सो चेंज, वाई कोऑर्डिनेट विल आल्सो चेंज। मेरी बात ध्यान से सुनो, स्पीड एट टाइम टी पूछा है, किसी इंस्टेंट पे टाइम पूछा है, तो ये किस टाइप की स्पीड है? ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस। वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस है तो क्या होगा? देखो वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक तो एक्स कंपोनेंट होगा वी एक्स आई कैप और एक होगा वी वाई जे कैप। एक्स कंपोनेंट होगा और आई कैप में और कुछ वाई कंपोनेंट होगा जे कैप में, हाँ या ना भाई? एक्स और वाई में ही तो कुछ कुछ रफ्तार होगी। अब वी एक्स और वी वाई कैसे निकालोगे बच्चों? वी एक्स कैसे निकलता है? एक्स एक्सिस में रफ्तार कैसे निकालूंगा? dx by dt। इंस्टेंटेनियस निकाला है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dx by dt। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। पता है ना सबको? पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम, तो दिस बिकम्स 3 अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरीके से वी बाय कैसे निकलेगा? dy by dt से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिलेगा? बीटा इंटू 3t स्क्वायर। क्या मिल गया? 3 बीटा टी स्क्वायर। वी एक्स और वी वाई पता चल गया, तो तेरी जो नेट स्पीड है या नेट वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी तो हो गई 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप में, 3 बीटा टी स्क्वायर जे कैप में, है ना? ये वेलोसिटी लिख दी है मैंने। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाता है भाई। वेलोसिटी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज स्पीड, रिमेंबर दिस, the magnitude of velocity is speed। वही चीज स्पीड है। विदाउट डायरेक्शन जो है वो स्पीड है, स्पीड के साथ डायरेक्शन और जोड़ दिया जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है। बहुत आसान बात बताइए। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड बताओ कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, आई कैप वाले के साथ जो भी है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप वाले के साथ जो भी है उसका स्क्वायर। तो देखो 3t स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्या चीज बाहर आ जाएगी? 3t स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या रह जाएगा? अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट्स इट। 3t स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, उसे रूट से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना? तो दिस विल बी द आंसर, व्हिच इज व्हिच ऑप्शन? थर्ड, सॉरी फोर्थ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर गुड क्वेश्चन। सर अगर हाँ सर अगर जैसे डिस्प्लेसमेंट है और सर वो आई कैप जे कैप के कैप इनके टर्म्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल। आर, पहले आप आर वेक्टर लिख सकते हो। देखो इसी को और तरीका क्या था, आप आर को लिख देते एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये हो जाता अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी क्यूब जे कैप। अब वेलोसिटी वेक्टर इसी तरीके से निकल जाता है डी आर बाई डी टी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब भी यही बन जाता है 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर जे कैप। अब इसी का मॉड निकाल लेते, ये तरीका भी सही था, ये भी कर सकते थे। पहले आपने आर ओके पोजीशन सर। वेक्टर लिख दिया और फिर डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया, एक ही ये सर बात ये है। हाँ डिफरेंशिएट करते टाइम आई कैप और जे कैप को भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर देना होता है हाँ ना? हाँ, वो तो बस डायरेक्शन दिखाते हैं, वो कुछ नहीं है, उनको कभी डिफरेंशिएट नहीं करना होता है भाई। आई यस कैप और जे कैप तो दे आर डायरेक्शन इंडिकेटिव्स, ये डायरेक्शन दिखाने के काम आ रहे हैं बस। तुम्हें अब एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करो, वाई को अलग से डिफरेंशिएट करो। The direction of average velocity is along the displacement vector that is joining the initial to final point। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन मानी गई। अब इसका मतलब क्या है, क्या बोल दिया है यहाँ पर, वो समझने की बात है। मान लो कि पहले पार्टिकल या पाथ जो है, पहले अपन कुछ पाथ डिफाइन कर लेते हैं।
मान लीजिए कुछ इस तरीके का बात है कि पार्टिकल इस पाथ के अलोंग मूव कर गया। मान लो पहले पार्टिकल इस पॉइंट के अलोंग था, ठीक है, इस पॉइंट पे था, तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करूँगा, एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दूंगा r1, और लेटर से जो पार्टिकल है वो यहाँ आ गया, ठीक है, तो इट हैज कम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी पॉइंट की तरफ आ गया, तो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर r2, ये r2 वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए कहाँ से कहाँ जाएगा, सबको पता होना चाहिए, वेक्टर्स में पढ़ाया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी की तरफ तीर घुसाएंगे, तीर का एरो का जो हेड होगा वो किस पे आ रहा है, ए पे या बी पे, बी पे है ना, तो इसको ऐसे दिखाना चाहिए, ए से बी की तरफ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या लिखते हैं इसे, डेल्टा आर, क्या लिखोगे, डेल्टा। अच्छा, डेल्टा आर की ही डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है, इसमें बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो यही तो होता है। तो जो डेल्टा आर की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है, क्योंकि डेल्टा टी तो स्केलर है, उसके पास तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जो डायरेक्शन डेल्टा आर की है वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की भी है। तो कोई ऐसा पूछ ले कि बताओ एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, आप सीधा तीर इस तरीके से इनिशियल से जाएंगे फाइनल की तरफ, उल्टा मत कर देना कि तुमने बी से ए की तरफ बना दिया, नो, दैट विल बी रॉन्ग। तो जो येलो कलर का जो यहाँ पे एरो हेड बना है वही एवरेज स्पीड की भी डायरेक्शन है, विच कोइंसाइड्स विथ डेल्टा आर। तो जो डेल्टा आर की डायरेक्शन है वही आपकी एवरेज स्पीड की भी डायरेक्शन होगी। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज अलोंग द टेंजेंट टू दैट पॉइंट। इंस्टेंट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होती है। ओहो, अब समझो इसको क्या मतलब है। मान लो कि कोई एक ग्राफ ऐसा था, जब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है ना, तो ये लेटर से कुछ इस तरीके का ग्राफ था, बहुत बेकार बना दिया। मान लो कुछ ऐसा इस तरीके का ग्राफ था, है ना, तो अब मैंने अगर पूछ लिया कि टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से है, लेटर से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, ये हाईएस्ट पॉइंट जो है वो बी है, और लेटर से ये पॉइंट सी है ना, मैंने कह दिया ए बी और सी पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है उनकी डायरेक्शन बता दीजिए। ए बी और सी पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है उनकी डायरेक्शन बता दीजिए। चलो शाबाश, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, देखो एक्चुअली उस पॉइंट पे स्लोप बनाना पड़ेगा। जैसे ए पॉइंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यस और नो, स्पीक अप। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैंने बता रखा है इंस्टेंटेनियस के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, तो ठीक है एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ब्लू कलर वाला, ये ब्लू कलर की लाइन से जो भी है वो टेंजेंट बना दिया मैंने। ओहो, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। तो बताओ ये एंगल जो है थीटा वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, जल्दी बोलो। ए पॉइंट पे टेन थीटा कैसा है, एक्यूट, ये मतलब एक्यूट थीटा जो है वो एक्यूट एंगल आया है, तो टेन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या टेन थीटा ही वेलोसिटी है ए पॉइंट पे? यस, टेन थीटा इज इटसेल्फ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी होगी यहाँ पर बताओ, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी कहूंगा मैं, पॉजिटिव। सी पॉइंट पे चले जाते हैं, सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो कैसा बनेगा, टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से टेंजेंट बनेगा। मतलब एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बन रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस। तो थीटा कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। अगर यहाँ पर थीटा ऑब्ट्यूस है तो टेन थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप क्या कहोगे, सी पॉइंट पे रफ्तार कैसी है, नेगेटिव होगी। एनी डाउट, कोई भी यहाँ पर दिक्कत? बी पॉइंट पे बता दो भैया, बी पॉइंट पे बता दो कोई। बी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट कुछ ऐसी हो जाएगी, और टेंजेंट मतलब यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया ना, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि ये तो टाइम के एक्सिस के पैरेलल ही हो गया। और टेन थीटा 0 डिग्री मतलब टेन 0 डिग्री कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0। क्या मैंने तुम्हें ये बता रखा था कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है, तीनों चीजें हो सकती है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्लोप देख के, घुमाव देख, मतलब यहाँ पर किसी पॉइंट पे इंक्लिनेशन देख के आप बता सकते हो। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे देखी जाएगी और एवरेज कैसी देखी जाएगी, पहले दोनों ग्राफ्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
दोनों ग्राफ नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करके बताता हूँ एग्जाम्पल से, फिर समझ में आएगा अच्छे से।